वेलकम टू सोलो कपूर्स पॉडकास्ट। सोलो कपूर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैसिव इलेक्शन सीजन कमिंग अप, 4 states lining up for 4 different assembly elections. Watch out for this space, watch out for this podcast where we will discuss all things assembly elections of these 3-4 states: Assam, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. And I've decided to get started with Assam because Assam is the first in line. The election is coming up on 27th of March and we had to talk all things about it. And I have with me one of the most renowned journalists who writes for India Today और बहुत सारे पब्लिकेशंस के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, लिखते हैं। आशीष रंजन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। कैसा चल रहा है आपका इलेक्शन सीजन? अभी तो हैक्टिक है। 5 स्टेट में इलेक्शन है। हालांकि मैं सारे स्टेट नहीं कवर कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा फोकस है आसाम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तो सारी दुनिया कायनात लगी हुई है, वहाँ पे आप जानते ही हैं। और वेस्ट बंगाल में भी कुछ लोग लगे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं। और चूंकि शुरुआती 3 फेज जो वेस्ट बंगाल का है और आसाम के पूरे 3 फेज में पूरा स्टेट है, तो वो दोनों मैच कर रहे थे, एक साथ ही हो रहे थे। तो पहले एक ट्रिप में छोटा सा ट्रिप पास वेस्ट बंगाल करके के आया और अभी मैं फिलहाल आसाम में हूँ। आसाम की राजधानी गुवाहाटी से बातचीत कर रहा हूँ आपसे। और जब तक ये 3 फेज का इलेक्शन होता है इधर ही रहने वाला हूँ। अलग-अलग हिस्सों में जाके देखते हैं कि आसाम की जनता क्या सोचती है, कौन सी सरकार या पार्टी के साथ उनका सामंजस्य बैठता है इस बार। ऐसा क्यों होता है सर कि कवरेज ना असम का थोड़ा मतलब लेस इंटेंस होता है जैसे कि दूसरे स्टेट्स का होता है? कि मान लो, जाहिर सी बात है कि यूपी का सबसे धमाकेदार कवरेज होता है जो जब इलेक्शन होता है। अभी इस इलेक्शन में पश्चिम बंगाल का हो रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का इग्नोरेंस का क्या वजह है कि आपको क्या लगता है? ये देखिए, एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी है और एक क्या कहते हैं मार्केट। जी। वो क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या होता है कि आप वहाँ उस चीज पे विशेष रुचि रखते हैं, विशेष समय देते हैं जिसमें आपकी जो अलाइनमेंट होती है, चाहे वो लैंग्वेज की हो, चाहे वो कल्चर की हो, चाहे जिस तरीके की भी हो, चाहे वो आपके जो कंफर्ट लेवल है, वो सामंजस्य जहाँ बैठता है तो वहाँ पे आप ज़्यादा रुचि रहते हैं। दूसरी मार्केट वाली बात होती है। मार्केट वाली बात है कि कहाँ पे ज़्यादा हाइप मिलेगा, कहाँ पे ज़्यादा एक एक पॉसिबिलिटीज़ रहेगी चेंज की, या चेंज हो या ना हो वो अलग बात है। मतलब कहते हैं ना, मटेरियल कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, माल मुद्रा हम्म। कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। तो यूपी तो एक अपने आप में बहुत सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें वो लोकसभा की या विधानसभा की वहां पे है। दूसरी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, पार्टीज, ये सब इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट एंड क्लास का चक्कर है वहां पे। जी। इस वजह से ज्यादा जागरूकता, ज्यादा रुचि रहती है। हम्म। रही बात, हम सीधे नॉर्थ ईस्ट पे आ जाते हैं, तो एक तो लैंग्वेज का इशू होता है। अब सारे पत्रकार उठ के या सारे एकेडमिशियन उठ के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि या तो उनको यहाँ पे लोकल हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे असम की लैंग्वेज आती है, ठीक है। लेकिन भला हो बॉलीवुड का या दूसरी चीज़ों का, जिसकी वजह से लोग देख-देख के हमारे जैसे लोगों के ऊपर थोड़े असम के लोग मेहरबानी करते हैं और अपनी मतलब अपनी भाषा में ना बोल के हमारी भाषा में, मतलब ये एक जी। तरीके से उनकी मदद की, मेहरबानी की जो भी कहिए, हमारी भाषा में वो बात करने की, हमारी मतलब सिर्फ मेरी नहीं सबकी जो भी है, उसमें बातचीत करते हैं। तो ये एक तरीके से उनका मेहरबानी। तो और दूसरा छोटा प्रदेश है। तीसरी चीज़ ये है कि जो बड़ी बात है वो पॉलिटिकल वो चीज़ है कि यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। हम्म। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, तो चीज़ें जो है जो पटल पे है, जो एकेडमिक स्पेस में या जो जर्नलिज्म के स्पेस में है, वो कम है। तो इसीलिए लोगों के पास जो जिनकी विशेष रुचि है, ऐसा नहीं है कि असम के पॉलिटिक्स के बारे में या असम की सोसाइटी के बारे में लिखा नहीं गया है। जी। रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यहाँ के भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिक्स विद्वान लोग हैं जो असम की राजनीति और कल्चरली तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ही समृद्ध प्रदेश रहा है, समृद्ध राज्य रहा है। जी। तो उसमें बहुत कुछ लिखे गए हैं, लेकिन चूँकि जो हम अपने जो कम्फर्ट लेवल की बात करते हैं ना, हम हिंदी या अंग्रेजी में चीज़ें ढूँढते हैं, वो थोड़ा कम है। यूपी, बिहार में उसी में चीज़ें लिखी जाती है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। बगल में होता है, दिल्ली के बगल में, तो इसीलिए चले जाते हैं। तो हम्म। थोड़ा एक दूर है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, और उसमें जो है कि जो हमारा जो नज़र यहाँ के ऐतिहासिक पहलुओं पे
और खासकर कहते हैं एकेडमिक कामों पे हम्म। कम रहा है, तो जिस वजह से थोड़ा रुचि कम हो जाती है। जी। तीसरी एक जो चीज़ है आप देखेंगे असम में भी और खासकर नॉर्थ ईस्ट में भी 2014-15 के बाद काफ़ी रुचि बढ़ी है पहले हम्म। की तुलना में। वो इसका एक कारण ये है कि अमूमन यहाँ चेंज थोड़ा इस एरिया में पॉलिटिकल चेंज अ, कम रहती थी। राइट। मतलब कि एक 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 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट आ गई थी। कांग्रेस 15 साल राज की थी। कुछ और राज्य में जाएँगे तो लगभग वहाँ के रीजनल पार्टीज़ का राज्य रहा है। खैर विशेष पे नहीं जाएँगे, हम असम पे जी। ही बातचीत करते हैं को स्ट्रिक्ट रखते हैं। लेकिन 2014-15 के बाद यहाँ पे एक बड़ा चेंज आना शुरू हो गया। हम्म। बीजेपी का पेनिट्रेशन हुआ और काफ़ी डीप पेनिट्रेशन हुआ लोकसभा में, फिर उसके बाद 2016 के विधानसभा में तो हम्म। अपने दम पे वो मतलब कि 60 सीटें जीत ली हम्म। और फिर एजीपी के साथ और बीएपी जो बॉर्डरलैंड फ्रंट हैं उनके साथ मिलके सरकार बना ली जी। और बड़ी पार्टी मतलब बन के बीजेपी, अभी तक तो छोटी पार्टी थी। तो हम्म। वहाँ से चीज़ें बहुत बदली हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस बार एक्साइटमेंट नहीं है, 5 हम्म। साल में बहुत कुछ बदला है, पहले की तुलना में और खासकर 2016 पहले मैं कह रहा हूँ कि 2016 के पहले और 2016 के बाद की इसको ऐसे समझिए ना नेशनल लेवल पे भी कि जी। 2014 से पहले की जो राजनीति थी और 2014 के बाद की जो राजनीति है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम्म। उसमें एक पॉलिटिकल जो चर्निंग की बात है और जो मार्केट का और मीडिया का जो अट्रैक्शन है, जी। क्योंकि बीजेपी जहाँ भी जाती है, चुनाव लड़ती है पूरी मजबूती से, चाहे वो जी। जीते, हारे, वो बल की बात। तो उसमें एक उत्सुकता लोगों की बढ़ जाती है, अच्छा क्या जीतेगी क्या? अच्छा हम्म। वो कितना सीट लाएँगी क्या? कितना बढ़ रहा है? एक एक नया और डोमिनेंट प्लेयर हो गई है बीजेपी। ना हम्म। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में, भारत में तो हुई है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो गई है, जी। इसलिए अट्रैक्शन है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल इतना ना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया है क्योंकि हम्म। 19 के इलेक्शंस में काफ़ी चीज़ें बदल गई थी वहाँ पे। बीजेपी जैसी छोटी पार्टियाँ जो 10 से 17% उठ के 2014 में वोट थी, तो वो बढ़ के 40% पे बढ़ जाती है। तो वो जो हम्म। एक अचानक सा सरप्राइज़ था यस। 18 सीटें जीतना, 40% वोट लाना और उसकी वजह से 10 साल की ममता बनर्जी जी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर एक रहता ही है 10 सालों में। हम्म। तो उसके वजह से एक एक सेक्शन को लगता है कि बीजेपी वहाँ जीत सकती है और शायद मेजॉरिटी मिले और अगर होती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम्म। खैर उसके डिस्कशन में हम बाद में कभी जा सकते हैं क्योंकि जी। बात आसाम की हो रही है तो अरे, आसाम पे ही होना चाहिए, वेस्ट नहीं तो बंगाल का तो अपना भटक जाएँगे। एपिसोड बन सकता है, वो तो बहुत जाहिर सी बात है। जी, तो हाँ, तो असम पे भी तो इस वजह से ज़्यादा मीडिया रिसोर्सेज़ अभी मेरे एक मीडिया में दोस्त हैं, मैं उनके लिए कुछ-कुछ लिखता भी हूँ, तो उन्होंने हम्म। मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन किया था और वो कह रहे थे कि आप आसाम जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ, आसाम तो मैं जा ही रहा हूँ क्योंकि हम्म। आसाम और वेस्ट बंगाल में पहले भी गया हूँ और जाऊँगा ही क्योंकि वहाँ से मेरी एक बन चुकी मतलब एक होता है कि जहाँ पे आप देख चुके होते हैं, तो थोड़ी बहुत समझदारी समझ चीज़ें आ जाती हैं आपको रीजन के, इलाके की, इन सब चीज़ों की, तो फिर वहाँ पे आपको एक कम्फ़र्ट लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। जी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जाएँ तो आप हमारे लिए ज़रूर लिखें क्योंकि वेस्ट बंगाल तो मैं क्या कहते हैं ओवर एस्टिमेटेड हो रहा है मतलब वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा वो दुनिया लगी पड़ी मतलब है उसमें वहाँ। राइटिंग या जो भी है सब कुछ है, सबकी नज़र है और आसाम इसलिए थोड़ा गॉन हो गया है। तो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में लगभग ऐसा ही ट्रेंड है। लेकिन जो मुझे 2016 में भी दिखी थी और इस वजह से भी मैं आया था क्योंकि एक मिथ मुझे पता नहीं आप कौन से स्टेट से हैं रहने वाले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हाँ, जी। तो दिल्ली के मीडिया में और दिल्ली के एकेडमिक में ये सब पॉलिटिकल जब बातचीत होगी तो उसमें खूब ये बातचीत की जाएगी कि बिहार यूपी के जो लोग हैं पॉलिटिकली बहुत ही ओपिनियटेड हैं, बहुत बात करते हैं पॉलिटिकली, ओके। व्हिच माइट बी ट्रू बट इट्स बिहार एंड यूपी। तो जब मैं 2015 से जब फील्ड में जाके इलेक्शन स्टडीज करना शुरू किया, उसके बाद तकरीबन 18-19 स्टेट अभी तक जा चुका हूँ हम्म। इलेक्शन स्टडीज के काम से। हम्म। और उसमें जो मुझे बड़ी चीज़ पता जानकारी हुई, वो ये कि बिहार यूपी वाली जो बात है पॉलिटिकल वो एक अपने आप में एक मिथ है। लगभग हर स्टेट में के जो लोग हैं पॉलिटिकली बहुत ही ओपिनियटेड होते हैं। बस उनके साथ आपको बातचीत करने के लिए समय
और उनकी भाषा में आपको बातचीत करना पड़ेगा, उनको ये कहिए आप। समझना पड़ेगा और उनका भी कंफर्ट लेवल आपके साथ मैच करना पड़ेगा, हुँ, तभी वो बताएँगे। और उसमें वो आसाम, बंगाल बंगाल तो सब जानते हैं कि पॉलिटिकली बहुत ही हाई स एक एक वहाँ तो पॉलिटिकल सोसाइटी और पार्टी सोसाइटी ही है। हुँ, लेकिन आसाम में भी मैं जब 2016 में भी आया था और अभी अभी जाएँगे तो और भी लोगों से बातें। जो आश्चर्यचकित वाली बात थी कि यहाँ के लोगों को ना सिर्फ़ कौन पार्टी, कौन सरकार ये वो जो भी है, यहाँ जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, हुँ, उनको कितने उनके पास कितने पेट्रोल पंप है और क्या है ये सब भी जानकारी होती है। तो ये कह देना कि सिर्फ़ बिहार, यूपी के लोगों को ही पता है, यहाँ पे आपको टीवी बता देंगे कि कौन से चैनल जो है किस पार्टी का है या हुँ, उसके जो हेड हैं वो कौन से नेता हैं। तो लोग और काफ़ी यंग लोग, ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिविस्ट हैं, एक्टर जी, हैं और तभी आपकी बात करेंगे। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात थी और वो उस मिथ को तोड़ती थी। हालाँकि मैं खुद बिहार से हूँ, जी, अपने स्टेट के बारे में हर किसी को बहुत अच्छा सुनना, बोलना अच्छा लगता है। हुँ, लेकिन ठीक है, अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट खराब है, कोई किसी राज्य के लोग खराब हैं। बस अपनी सबकी डाइवर्सिटी है, अपनी सबकी विशेषता है और उसमें वो जो पॉलिटिकल ओपिनियन और वो सब मिथ जो है, वो सिर्फ़ वहाँ पे नहीं है, मुझे लगता है और इसी वजह से कि यहाँ के लोग बात करेंगे आपसे, हुँ। बशर्ते आप उनके साथ थोड़ा ढंग से बात करें, तो बहुत खुल के बताते हैं और जो भी चीज़ें हैं, तो सब सारा खेल ही सामंजस्य बैठाने का है। क्या इसी वजह से यहाँ का वोटर टर्नआउट इतना ज़्यादा होता है? क्योंकि जनरली आप देखेंगे कंट्री में तो वोटर टर्नआउट जो है 60 के आसपास होता है। एवरेज आप मान के चलेंगे तो 65, 66, 63 अपना आंध्र प्रदेश का भी इतना ही मतलब टर्नआउट रहता है। लेकिन असम में मैं देख रहा हूँ कि मतलब 2011 में तो 75% था। 2016 जैसे आप बता रहे थे बहुत एक्साइटमेंट था तो वहाँ 84% टर्नआउट निकला 2016 में। तो इसकी रीज़न क्या आप यही समझते हैं क्या कोई और रीज़न है तो आप बता सकते देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, हैं? एक हुँ, हुँ। असम स्पेसिफ़िक और एक पूरे नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफ़िक। अच्छा। अ नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफ़िक देखिए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट उठा लीजिए आप, यहाँ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी टर्नआउट बहुत ज़्यादा है, अच्छा। काफ़ी और ये आज से नहीं है, ये 70 और 80 के मतलब 60 और 70 के दशक में ही शुरुआत हो गए थे, जब 50-50 तो कब का क्रॉस कर गए थे, ठीक जी। है? सबसे ज़्यादा आप जब टर्नआउट वाले स्टेट भी देखेंगे तो वो भी नॉर्थ ईस्ट के ही नागालैंड या कुछ ऐसे राज्य मिलेंगे आपको, ठीक है? तो टर्नआउट यहाँ पे काफ़ी है प प पॉलि और छोटा स्टेट्स होने की वजह से भी चुनाव जो होते हैं एक पॉलिटिकल भागीदारी बहुत बढ़ा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटे होते हैं, आसाम के बियॉन्ड भी नॉर्थ ईस्ट में जाइए, मतलब बिहार, यूपी की तुलना में। तो एक एक सरोकार और जो सरोकार और जो साथ होता है हुँ, रिप्रेजेंटेटिव का और मतदाता का, वो एक जुड़ाव रहता है। तो उस वजह से चाहे वो जिस भी कैंडिडेट को या जिस पार्टी को वोट करते हैं, तो वो वोट करने के लिए आते हैं। नागालैंड वगैरह में आप जाएँगे तो वहाँ तो भोज होते हैं। लिटरली हुँ। अगर भोज नहीं खिलाया कोई कैंडिडेट लोग, तो वो तो मानता ही है कि बेकार है और इट्स नॉट अ रैंसम ये ऐसा नहीं उसको आप दूसरे तरीके से ले सकते हैं, लेकिन जब वहाँ की सोसाइटी को समझेंगे, तो आप वहाँ पे शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है भोज खिलाना। जी। ठीक है? तो ख़ैर असम की जो बात है, असम में क तकरीबन 1900 आई थिंक 1967 में ही 7% का मामला जो है टर्नआउट क्रॉस कर गया था, हुँ, 1967 में। और उसके बाद से ही मतलब उससे पहले भी 50% के आस-पास था, 1951 के जो पहले चुनाव हुए थे, वहाँ भी हुँ। 45% से ऊपर टर्नआउट था। तो पार्टिसिपेशन यहाँ हाई रहा। जी। लेकिन 60 लेट 60s और 70s में पार्टिसिपेशन काफ़ी हाई रहा, मतलब 70 के आस-पास पहुँच गया था। आई थिंक 1978 के चुनाव में तो 66% वोट बच गए थे। हुँ, लेकिन उसके बाद जो 1983 में जो वो इलेक्शंस हुए, हुँ, हुँ। उसमें जो है वो एक तरीके से वो इंसर्जेंसी वाला वो हुँ, टर्बुलेंस वाला टाइम था, जब एजीपी का ये आसू जो है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जी। उनका प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें एक वो हो रही थी और उसमें शायद बहुत सारे पार्टिसिपेट नहीं थे, तो वो टर्नआउट बहुत ही कम हुआ था, 32% के आसपास रह गया था। हुँ, हुँ। जो अपने आप में मतलब वहाँ की सोसाइटी के लिए समाज के मतलब लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो एक जी। बहुत ही बुरा दौर था वो।
लेकिन 2 साल बाद ही जब 1985 में चुनाव हुए थे, बड़े इंटरेस्टिंग बात होगी, आपको देखें कि जो आसूस के लोग थे, जो अभी चाहे वो सोनोवाल जी हैं, चाहे वो आपके जो एजीपी के हेड हैं, वो लोग जो हैं, प्रफुल्ल कुमार मोहंता, वो जी। लोग सब 1985 के चुनाव में कॉलेज लाइफ से आए थे और आगे ही इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। हुँ। और इंडिपेंडेंट उन लोग की ऐसे मतलब कोई पार्टी भी नहीं बनी थी उन लोगों की। सब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे और आपको 90 मतलब 93 सीट्स उस समय उन्होंने 1985 में जीती थी वो लोग मिलके। सारे और इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट और सारे-सारे। हुँ, और उसमें इत्तेफ़ाक की बात ये है कि 93 में से 89 89 जो थे, हुँ। वो पहली बार चुनाव जीते थे। सीधे कॉलेज से उठ के सब आए थे और चुनाव लड़ वॉव! गए थे और कहा भी जाता था और उसी में से प्रफुल्ल कुमार महंता मुख्यमंत्री भी बने थे। अब उसका एक अलग एनालिसिस हो सकता है, अच्छा-बुरा या जो भी। तो उस समय जो टर्नआउट था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था, हुँ, 79-80% के आसपास हो गया था। तो एक जो एक्साइटमेंट था टर्बुलेंस का, और उसके बाद से वो 80 के आसपास रहा। आप जब ज़िक्र करेंगे वो 2011 में 75 हुँ। था, 2016 में जो सबसे जो कि लास्ट आखिरी चुनाव हुआ देखिए सर, 84% था। 75 भी कुछ कम नहीं है, मतलब कंपेयर करेंगे बिल्कुल, आप। बिल्कुल। और जी। 2016 में तो 84% था। हुँ, लेकिन 2016 में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी जो कुछ और राज्यों में भी हुई है। हुँ, हुँ। पहली बार 2016 में मेल और फीमेल टर्नआउट में जो फीमेल टर्नआउट है वो मेल को एक्सीड कर गया था, अच्छा। सरपास कर गया था। ये असम में पहली बार हुआ। हुँ, हुँ। हालाँकि बंगाल में और बिहार में ये कुछ पिछले 1-2 इलेक्शन से होते जा रहा है, थोड़ा हुँ, हुँ। ज़्यादा कम, लेकिन असम में 2016 के लास्ट चुनाव में वुमेन टर्नआउट जो है, वो मेन टर्नआउट से ज़्यादा था। जो 84 मतलब थोड़ा फ्रैक्शन में ही ज़्यादा था, लेकिन जी, ज़्यादा था। तो ये जी, अपने आप में एक बड़ी बात बात थी। है। हाँ जी। तो यानी कि वुमेन पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे काफ़ी हाई रहा है पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के तौर जी, पे। जी। ये सर 2016 की हम बात करेंगे तो मतलब कैसे हार गया कांग्रेस? बस एंटी इनकम्बेंसी थी कि मतलब क्या कांग्रेस ऐसे-ऐसे सीट हारा है जो वो सपने में भी नहीं सोचा कि वो हार हार जाएगा? या व्हाट डिड कांग्रेस लूज़? व्हाट डिड कांग्रेस मैनेज टू रिटेन 2016 में? बिकॉज़ उससे पहले हैट्रिक टर्म्स थे कांग्रेस के 15 साल। तो 2016 में कौन से रीजियन मतलब फ्लिप हो गए? इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते देखिए, एक तो जो पहली बात हम लोग कर रहे थे शुरू में भी कि हैं? 2014 के बाद से भारतीय चुनावी राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हुँ, बीजेपी एक अट्रैक्शन की पार्टी बनी है, चाहे उसको कितना भी वोट मिले या नहीं मिले वो बात की बात है। हुँ, लेकिन एक लोगों में अट्रैक्शन एक चर्चा का मुद्दा रहा है हुँ, बीजेपी को लेके। आप चाहे उनकी पॉलिटिक्स से इत्तेफ़ाक रखें, ना रखें वो बात की बात है। जी, तो और बीजेपी और ख़ासकर नरेंद्र मोदी की जो वजह से है। हुँ, अब उसमें क्या हुआ जब 2016 में जब कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही थी, जी, उनका एक बार तो 2014 के इलेक्शन में ही जो है थोड़ा-सा उसका धमाका हो गया था कि हाँ जी, बीजेपी अलग मतलब सिंगल डिजिट की पार्टी वो सीधे ऊपर चली गई थी, उनका वोट 30% से ऊपर चला गया था हुँ, और वो करीब 20% का जंप था, हुँ, 18-20% का जंप था, जो अपने आप में बड़ी बात। हुँ, और ये जो बड़ा जंप था, इनको सबसे ज़्यादा हमें वो देखना पड़ेगा, ये जो अपर असम, जो टी गार्डन एरिया, ये सब में हुँ, काफ़ी जंप मिला था, डिब्रूगढ़, नौगाँव, जोरहाट, ये सब जगह पे। तो तो ये 2016 में क्या हुआ? एक्चुअली जो ख़ासकर कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा दिक्कत है नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। 2014 के रिज़ल्ट्स को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तुरंत सीरियस नहीं लिया। उन्होंने हुँ, यही सोचा कि नेशनल लेवल पे जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसी की परिणाम था 2014। लेकिन 2014 में पूरा देश ही एक तरीके से एक नए पॉलिटिकल टर्निंग की तरफ हुँ, जा रहा था। ठीक है, और ये हुँ, अचानक 2014 में नहीं हुआ, पिछले 1-2 साल से होते आ रहे हो थे, रहा अन्ना है। हाँ जी, मूवमेंट, फिर ये सब चीज़ें हो रहे थे, तो ये सब चीज़ें बढ़ते गई थी। हुँ, तो वो सीरियस नहीं लिया। दूसरी बात, 3 बार से लगातार पार्टी जीत रही थी कांग्रेस पार्टी यहाँ से, उनके पास तरुण गोगोई जैसे लीडर थे और नो डाउट उनके राज्य काल में असम थोड़ा शांति जो इंसर्जेंसी इतनी हाई हो गई थी, जी, वो सब रुकावट हो गई थी।
और वो एक बड़े जो अहोम कम्युनिटी से थे। उन सब चीज़ों से उनका कैलकुलेशन था मोटा-मोटी कि वो 2014 रिपीट नहीं होगा और हम खींच-तीर के बड़ी पार्टी या ये जो बनी और 15 साल का अपना एंटी इनकम्बेंसी एक होता ही है। इसमें एक तीसरी बात जो ये थी कि उनके एक बड़े नेता जो आज कल नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े नेता हैं, हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि कांग्रेस के और तरुण गोगोई के राइट हैंड हुआ करते थे, ऐसा माना जी, जाता था। जी। उनके साथ के जो जो भी उन दोनों के बीच विवाद रही, उसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के फिर बीजेपी जॉइन किया और यहाँ से बीजेपी और मजबूत हो गई क्योंकि आपको एक ऐसा लीडर, वोकल मास लीडर मिला और तरुण गोगोई की उम्र भी हो गई थी, उसके अलावा सेकंड रैंक के लीडर्स में कोई बड़ा लीडर वो मर्ज नहीं हुआ, जो भी था हेमंत बिश्व शर्मा वो बीजेपी में चले गए थे। फिर बीजेपी का बोडोलैंड फ्रंट से और एजीपी से अलायंस। समझौता, सीट शेयरिंग ये सब होने के तो ये सब कई सारी चीज़ जो एक साथ होने की वजह से यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया। आपका जो सवाल का जो एक दूसरा पार्ट था कि कांग्रेस कहाँ-कहाँ हारी। तो कांग्रेस को जो सबसे बड़ी निराशा हाथ लगी और खासकर बीजेपी को जो सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी 2016 के चुनाव में, वो थे अपर असम और बराक वैली में। अच्छा। अपर असम में करीब आपको 112, 70 करीब 56 सीट्स हैं अपर असम में और बराक वैली में 20 सीटें हैं। तो जो 56 सीट थे अपर असम में 2011 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2016 में वो 33 सीटें जीती, यानी 31 सीटों का सीधी इजाफा जो है अपर असम से उनको हुआ था। जैसे वो यूएस और इलेक्शन में कहते हैं ना, स्विंग स्टेट्स, स्विंग हो गए वो। बिल्कुल, पूरी स्विंग। तरीके से स्विंग हो गए और जी। आप मान के चलिए जो कांग्रेस जो 44 सीटें जीती थी अपर असम में 56 में से 2011 में, वो 10 सीटों पे आ गई। तो सीधे 34 सीट्स और बीजेपी का 31 सीटों का गेन। एक तरीके से कहिए सीट्स और पार्टी का एकदम से स्विंग हो गया, कांग्रेस वाले बीजेपी हो गए या जिस तरीके से इस एनालिसिस को ले सकते हैं। तो एक बड़ा वो हुआ था। दूसरा जो बड़ा रीजन था, हालांकि छोटा रीजन है लेकिन इंटरेस्टिंग है, वो बराक वैली का रीजन है। बराक वैली में तकरीबन 20 सीट है, जो सिलचर वगैरह का जो एरिया है, जहाँ पे बंगाली मुस्लिम्स भी, बंगाली हिंदू पॉपुलेशन भी काफी है। सीएनआरसी वगैरह का भी मुद्दा काफी ज्यादा अहम हुआ था वहाँ पे, सीए को लेके खासकर, क्योंकि बीजेपी सरकार चाह रही थी कि हिंदू जो माइग्रेंट्स है उनको हम रखेंगे, सीए में वही प्रोविजन है। तो हालांकि उस समय ये बात नहीं थी सीएनआरसी, लेकिन बाराक वैली में भी बीजेपी को जबरदस्त इजाफा हुआ। वो वहां पे भी तकरीबन 2-3 सीट नहीं, एक भी सीट नहीं थी उनके पास तो बाराक वैली में, लेकिन वो 2016 में तो 12 सीट ही जीत गए। और ये जो बाराक वैली और अपर असम का जो ये बीजेपी को एकदम से अपर हैंड दे दिया और फिर हालांकि अकेले मेजोरिटी नहीं क्रॉस कर पाए, लेकिन फिर भी 60 सीटें जीतना 89 में से अपने आप में एक बड़ी सफलता थी उनके लिए। जी। और एक चीज और उन्होंने किया था वो कि बिहार के इलेक्शन से अनुभव लेते हुए उन्होंने पहले ही से सीएम फेस को इंडिकेट कर दिया था जी। सर्बानंद सोनोवाल जी का। तो लोगों को थोड़ा चॉइस करने में, क्योंकि उनकी भी छवि इतनी थोड़ा ठीक ठाक थी, तो लोगों को एक्सेप्टेंस ये सब बनने में। और मैं 2016 में घूमा था, काफी कई जगह घूमा था, और एक चीज जो लोगों के जुबान पे थी वो ये थी कि चेंज, हम चेंज देखना चाहते हैं, जैसे कि वो चेंज। इंग्लिश में बोलते हैं ना, इनएविटेबल, तो वो होना ही था। वो 2016 में हो जी। गए। तो अभी आपको क्या लग रहा है, अभी इतनी एक ही टर्म में कभी आपको एंटी इनकम्बेंसी आते हुए देखा है? अभी ऐसा माहौल कुछ है एंटी इनकम्बेंसी का, जो 5 साल रही है बीजेपी गवर्नमेंट और बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब सीए एनआरसी बहुत सारे इश्यूज आए हैं, तो अभी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ होगा भी? इस
इसमें ईमानदारी से बात करो, एक तो आपने एक टर्म के एंटी इनकम्बेंसी की बात की, तो इन जनरल जो होता है एंटी इनकम्बेंसी के लिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म ऐसा नहीं होता है, 1 टर्म के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। अच्छा। राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, हम्म। राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है वहाँ पिछले 20-25 सालों में, हम्म। ठीक है? और भी कई स्टेट आपको मिलेंगे, तमिलनाडु। काउंट कर लीजिए, तमिलनाडु, आपके और साउथ में कर्नाटका, हम्म। ठीक है? मतलब अमूमन वहाँ पे वोट कम हो जाते हैं, जो भी है, ये जी। ऐसे चीज़ें होते रहते हैं। आसाम वगैरह में ऐसा नहीं होती थी, तो उस तरीके से स्टेट की जो एक अपनी माइंडसेट होता है, उसको भी लेना थोड़ा हम्म। सही होगा। जी। क्योंकि 2001 से पहले मतलब यहाँ पे 91 में एजीपी जीती थी, फिर 91 में कांग्रेस जीती, 1985 में एजीपी, फिर 91 में कांग्रेस जीत गई, फिर उसके बाद 1996 में फिर से एजीपी जीती, तो उस समय अल्टरनेट होते रहता था, लेकिन 2001 के बाद जी। ये मामला 2001 में फिर से कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बाद बनी। तो तो एक जो 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 सोसाइटी है, वो जो स्ट्रक्चर है और जो उनके जो एक जो उनके क्रियाकलाप है, हम्म। तो उसमें एक बहुत बड़ा चर्निंग तो वो उसको देखना पड़ेगा कि अनलेस कि कुछ बहुत बड़े चीज़ हो जाए। हम्म। दूसरी बात मैं ईमानदारी से स्वीकार करूँगा कि अभी बस मैं अभी कह रहे हैं कि लैंड ही किया हूँ, आसाम लैंड। जी। इतना जल्दी मैं ये कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि लोगों का रुझान क्या है, किस तरीके का है। हम्म। लेकिन जो बात आप सीए, एनआरसी और ये सब चीज़ें की बात कर रहे थे, तो वो एक टर्बुलेंस तो था। हम्म। प काफ़ी लोग, लाखों की संख्या में लोग जो मतलब एनआरसी से बाहर हुए हैं। अब वो लोग कैसा सोचते हैं, ये मेरे लिए भी एक सवाल है उनसे हम्म। बातचीत करने का। तो अभी इस बात पे मैं कमेंट करने से थोड़ा-सा बचूँगा कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है। होगी ज़रूर, सीटें जी। कम होंगी, वोटें कम होंगी, या वाक़ई में एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। हम्म। तो क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का 3 लेवल होता है। एक तो हम्म। आपका हो गया सरकार के लेवल पे, हम्म। दूसरा पार्टी के लेवल पे, तीसरा कैंडिडेट के लेवल पे। जी। कि लोकल कैंडिडेट से ही लोगों का एंटी इनकम्बेंसी है। तो वो किस लेवल का एंटी इनकम्बेंसी है और कैसे लोग उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी लिमिटेड इंटरैक्शन है, हम्म। उसमें एक स्ट्रॉन्ग बज़ तो नहीं दिख रहा है, जी। जो 2016 में था, ये हम्म। चीज़ें था। कि स्ट्रॉन्ग बज़ किसी के भी फ़ेवर में कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत बढ़िया काम हो गया, हम्म। या बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही बुरा हो गया कि इसको वो चीज़ें करें। जी। इसमें बस एक चीज़ मैं जोड़ूँगा, जो दूर से हम लोग को बैठ के सुनने को, देखने को मिला था, वो ये कि अ, 2019 में ही और कोरोना का पूर्व में सीएए को हम्म। लेके बड़ा एक आंदोलन यहाँ छिड़ा था। हम्म। उससे कुछ पार्टियाँ भी बनी हैं, अखिल गोगोई की पार्टियाँ बनी हैं, आसू से कट के असम जातीय परिषद पार्टी भी बनी है, एजीपी बनी है। अ, तो उन पार्टियों का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उन पार्टियों को लेकर लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो थोड़ा देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जी। खासकर अपर असम, हम्म। जो अभी बात कर रहे थे स्विंग स्टेट या जी। स्विंग जी। जी। जो रीजन है उसको जी। लेके, क्या वो स्टेबल हो गई है या वो हम्म। फिर से एक बार स्विंग करेगी? ये थोड़ा देखना महत्वपूर्ण होगा, जी। क्योंकि ज़्यादातर मूवमेंट भी उन एरिया में हुए हैं हम्म। सीएए को लेके। हाँ, जय हिंद। ये एनआरसी सीएओ को लेके कौन से रीजन, वही पूछने वाला था मैं कि कौन से रीजन अफेक्ट्स हो रहे हैं। आपने कहा वैली और अपर असम, वहाँ कैसा माहौल है? क्योंकि नॉट ओनली मुस्लिम, मतलब बंगाली हिंदू भी लिस्ट में नहीं आए थे, उनका भी अपना डिसअपॉइंटमेंट है। ये सब कैसे प्ले आउट करेगा और पार्टियां इस पे कैसे, इसका एडवांटेज कैसे उठा रही हैं? इस चीज को लेके कौन डरा रहा है, कौन भरोसा दिला रहा है, क्या हो रहा है वहाँ एनआरसी को लेके इलेक्शन में? देखिए, थोड़ा हिस्टोरिकली समझने की कोशिश करेंगे, जी। तो जो आसाम का जो रीजन है, वो हम्म। जो है बांग्लादेश से जो 1971 के बाद यस। 2 फ्लक्स में माइग्रेशन हुआ है। एक तो ना पोस्ट इंडिपेंडेंस में, हम्म। क्योंकि जब अ, ब ब पार्टीशन वाला। भारत पाकिस्तान का पार्टीशन वाला, तो उसमें जिसको जिधर जो भी बना, एक वो है। हम्म। दूसरा 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश बना, हम्म। अ, तब एक बड़ा फ्लक्स माइग्रेशन का हुआ था। अब
इस पे एक लंबी चर्चा हो सकती है, हाँ जी। क्या है वो बाद का देखेंगे। लेकिन जो 2 रीजन हैं, बराक वैली और लोअर असम, जी। उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लक्स हुए थे। हुँ, और आप देखेंगे कि जो बंगाली हिंदू पॉपुलेशन उनका बराक वैली की तरफ ज़्यादा रुझान रहा हुँ, हुँ, और बराक वैली के ही कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करीमगंज ये सब बॉर्डर वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी हुँ, अच्छी खासी है और फिर ये लोअर आसाम में जी। ये जो डुबरी ये सब चीज़ तो यहाँ पे एक चीज़ रहा और जो लड़ाई है, जो आसू का भी जो इमरजेंस हुआ था, जिससे एजीपी बनी थी या 1985 की जो सरकार थी, हुँ, हुँ, उसका मेन मुद्दा ही था वो ब ब बाहरी वर्सेस भीतरी का जो एक लड़ाई था, कि एग्ज़ैक्टली। जो इंडिजिनस है और वो हिंदू-मुस्लिम का नहीं था, वो हुँ, इंडिजिनस वर्सेस माइग्रेंट्स का था, मतलब हुँ, फॉरेनर का था। हुँ, और इसीलिए वो जो उस समय भी 90 मतलब असम अकॉर्ड या कई सारी चीज़ें बनी थी हुँ, बातचीत हुई थी कई लेवल पे और उसके अलग-अलग मानक टाइमलाइन निर्धारित किए गए थे। हुँ, तो जो मूवमेंट था क्योंकि अपर असम में ज़्यादातर जो है ये जो इंडिजिनस मतलब जो लोग हैं, जी, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जी। तो मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये रहा और उसके बाद लोअर असम में जो है, हुँ, जो ट्राइबल बेल्ट है, जो आपका बोडो बोडो हैं और राजवंशी हैं, हुँ, ऐसे कई सारे ट्राइब्स हैं यहाँ पे। तो उन लोगों का भी एक भीतरी बनाम बाहरी का जो लड़ाई है। तो इससे जी, ये 2 एरिया बहुत ही टर्बुलेंस रहा है और जी। बहुत सारा इनका असर है हुँ, इलेक्टोरली भी जो देखेंगे पिछले कुछ समय से ये बहुत ही वाइब्रेंट रहे हैं जी। और इस बार का चुनाव में हालांकि इत्तेफाक की बात है कि कांग्रेस के जो भी आप कैंपेन देखेंगे पिछले कुछ हफ्तों से चाहे वो उनके बड़े नेता हो शाम के नेता हो वो स्ट्रांगली और जोरदार तरीके से एंटी सीएए जो स्टेप है वो कह रहे हैं कि सीए को हम लागू नहीं होने देंगे क्योंकि हुँ, हुँ, सीए से बंगाली हिंदू को फायदा होंगे और इसका सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है बंगाली हिंदू का वो बराक वैली में है जी। और बराक वैली में ही स्मिता देव वगैरह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मतलब कि पिछली बार तो लोकसभा चुनाव जीत हार गई थी लेकिन हुँ, वैसे भी तो उन लोगों को एक थोड़ा नुकसान है लेकिन शायद कांग्रेस एक बड़ा गेम खेल रही है वो सोच हुँ, रही है कि असम के जो लोकल हैं उनको हम उस बहाने मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो जी। सबसे ज़्यादा आपके अपर असम में हैं, हुँ, अपर असम में बीजेपी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिली थी। तो ये एक टारगेट है। जी। अब सवाल ये है कि वो कितना सफल होगा, हुँ, वो कहना मुश्किल है। लेकिन जी। इसके ठीक विपरीत अब बीजेपी अभी फिलहाल चुपचाप है सीएए के मुद्दे पे एनआरसी के अपने कैंपेन में लेके बहुत ज़्यादा जोरदार तरीके से नहीं कर रही है। हुँ, लेकिन हालाँकि मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ इस बात में कि हुँ, हुँ, थर्ड फेज़ के बाद जैसे ही असम का चुनाव हो जाए, जी। उसके बाद सीएए एनआरसी वाला मुद्दा तो ज़रूर आएगा क्योंकि बंगाल में मतुआ कम्युनिटी और दूसरे का उसमें एक पॉलिटिकल मूव है, तो उसको लेके बीजेपी अग्रेसिव होगी। जी। रही बात आसाम की, तो आसाम में बीजेपी इसलिए भी नहीं क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है और हुँ, अगर वो उसके सपोर्ट में बोलती है, अगेंस्ट में तो बोल नहीं सकती है सी क्योंकि उन्होंने ही कानून लाया है। हुँ, तो उनको अपर असम में थोड़ा नुकसान होने की संभावना उनको दिखती है। हुँ। तो बहुत ही ऊहापोह है, अब देखना थोड़ा ये होगा कि लोग बहुत उस पत आंदोलन को लेके कैसे लेते पतली हैं। गली से चल रही है मान लो मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा क्लोज़ली देखना और समझना होगा कि क्या वो आंदोलन को भूल गए क्योंकि 1 डेढ़ साल हो गए आंदोलन को हुँ, या वो किस रूप में देखना चाहते हैं या जी। इस दौरान मतलब 1 डेढ़ साल के दौरान सरकार ने मतलब असम की सरकार ने क्या कुछ नई नीतियाँ लाई है जिससे हुँ, कि उन्होंने उस माहौल को शांत करने में और शांत रखने में जी, उनको मददगार हुई है। जी। ये थोड़ा देखना पड़ेगा। पॉलिटिशियन अब पतली गली से नहीं चलेंगे तो फिर पॉलिटिशियन बन के क्या फ़ायदा? है ना? बिल्कुल। I wanted to know more about बदरुद्दीन अजमल सर। ये कौन है और क्या ये असम के खुद अपने एक ओवैसी हैं? बिकॉज़ इट्स वन ऑफ दोज़ रेयर पार्टीज़ जो मुसलमान रिप्रेजेंटेटेड पार्टी है। बहुत रेयर देखने को मिलता है थ्रू आउट द कंट्री में जो असम में एक है। तो इनका क्या इफ़ेक्ट होगा? इनका क्या स्टांस है एनआरसी सीएए को लेके? और क्या इनकी डिमोनाइज़ेशन की जाती है या इनका इनका कैसा मतलब अपना इमेज है? अक्रॉस द कम्युनिटीज इन असम इनके बारे में आप क्या बता सकते
देखिए, इसमें दो गंभीर सवाल हैं आपके। एक जी। तो आपके रिप्रेजेंटेशंस का, आइडिया हम्म, ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसकी बात आप कर रहे हैं, और दूसरा जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। हम्म, अभी इसको पहले रिप्रेजेंटेशन के टर्म में देखिए, क्योंकि वो छोटा जवाब है, उसके जी। बाद आइडेंटिटी वाला में अजमल में हम जो आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? उसके पीछे का थॉट प्रोसेस यही होता है कि हु विल रिप्रेजेंट टू whom, हम्म, ठीक है? और अब उसमें एक बहुत बड़ा थ्योरेटिकल डिबेट है, अनारेन मतलब बहुत सारे लोग हैं, मेरा रिप्रेजेंटेटिव जॉन लॉक जो भी है, उस हम्म, डिबेट में अभी जाने से कोई फायदा होगा नहीं, एक जी। लंबा पॉलिटिकल साइंस का डिबेट है उसमें। जी। लेकिन उसको इन ब्रीफ समझिए, तो मोर और लेस रिप्रेजेंटेशन का जो आइडिया था, वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो होंगे, हम्म, वो एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, जो उनके बेहतरी के लिए और समाज में शांति, समृद्धि जो भी है प्रॉस्पेरिटी ये सब बनाए रखने के लिए हम्म, समाज के लिए कानून बनाएँगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में या जी। पार्लियामेंट में। जी। ये मोटा-मोटी कॉन्सेप्ट है। हम्म, अब उस कॉन्सेप्ट में धीरे-धीरे चेंज होने लगा कि हू विल रिप्रेजेंट, ठीक है, वो कानून बनाएँगे, किसके लिए बनाएँगे, कैसे बनाएँगे, क्यों बनाएँगे? उसी में आता है कि मिरर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हर हम्म, स स समाज का एक मिरर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मुस्लिम है मुस्लिम, यादव है यादव, रिलिजन बेसिस जो भी है। जी। उसमें भी एक लंबा-चौड़ा डिबेट है, उसमें भी हम नहीं जाएँगे। जी। लेकिन उस मिरर रिप्रेजेंटेशन को और कुछ रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी को हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से थोड़ा जोड़ के देखिए। हम्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सार संक्षेप क्या था? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो वो रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्म है, हम्म, और उसमें बेसिकली क्या है कि हमारी आइडेंटिटी ये है। हम्म, अब उसमें 2 चीज़ें होता है, या तो हम हमारी आइडेंटिटी ये है, हम ही रूलिंग क्लास है, हम ही रूल करेंगे, हमें ही रूल करना आता है। हम्म, दूसरा ये कि मेरी आइडेंटिटी ये है, और थ्रूआउट द ईयर्स फ्रॉम सिंस द मतलब हिस्ट्री में, इतिहास से लेके अभी तक जो भी हम्म, है, इतिहास से वर्तमान तक हम्म, हमारा शोषण हुआ। हम्म, या हमारा शोषण नहीं भी हुआ, तो हमारी जो हक है, जो हमारी जो हिस्सेदारी है, वो मुझे नहीं मिला। हम्म, तो वो कैसे मिलेगी? वो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, हम सरकार में आके, हम्म, क्योंकि सरकार ही सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको जी। चीज़ों को बदल सकती है, कर सकती है। तो ये जो पूरा लेट 80s और 90s की जो पॉलिटिक्स है भारत में, लेट 80s से जो शुरू हुआ था, 90s 2000 में जो डोमिनेट किया था, वो हम्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो था कि हम आपके लिए हैं, जी। हम आपको हक दिलाएँगे, और चूँकि हमारा नंबर ये है, तो इसीलिए हमें हमारा हक चाहिए, चाहे जिस भी फॉर्म में हो। हम्म, ये एक थ्योरेटिकल। अब आ जाइए आसाम पे, अजमल पे। नाइन जो जो शुरुआत के 80 के दशक में जो जी। जो एक टर्बुलेंस था हम्म, असम में, हम्म, आशू का फिर एजीपी का बनना, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही गया। हम्म, फिर 90 के दशक में तो बहुत इंसर्जेंसी हुई यहाँ पे, हाँ जी। हम सब आप सब जानते हैं। उस दौर के बाद 2000 के बाद बदरुद्दीन अजमल, जो कि इत्र बैरन भी कहे जाते हैं, बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, हम्म, बहुत इत्र का बिज़नेस है उनका। वो आते हैं मुसलमानों के हक में, और ख़ासकर ये लोअर असम का रीजन जब आप देखेंगे, तो जी। यहाँ ट्राइबल, इंडिजिनस ट्राइबल वर्सेस मुस्लिम्स का एक कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता था। जी। तो वो सब को लेके, फिर उनके प्रोटेक्शन को लेके, जो आजकल आप नेशनल लेवल पे ओवैसी जी जी। की बातों से सुनते हैं, वो अजमल जी ने करना शुरू किया कि हम्म, भाई आपका शोषण हो रहा है, आपके घर जला रहे हैं, और दोनों तरफ से होते थे, ऐसा नहीं था कि एक तरफ हो रहे थे। हम्म, लेकिन तरफ कोई था, दूसरी तरफ सिम्पैथी लेने के लिए, जिस तरीके से भी चीज़ों को लेने के लिए, वो मैदान में कूदते हैं। और उनका मोर और लेस जो है, उनको एक सपोर्ट मिला। जब आप देखेंगे 2006 में उन्होंने पहले चुनाव लड़ी थी हम्म, असम में, तकरीबन 10 सीटें आई थी, और 9% वोट हम्म, पहले ही चुनाव में गई थी। और ज़्यादातर ये जो हिस्सा था, ये बराक वैली और लोअर असम का था। जी। फिर 2011 और 16 के चुनाव में, दोनों में सीटें भले 2011 में तो 18 सीटें हो गई 18 थी सीटें थी, उनकी, करेक्ट। बिल्कुल, और 2016 में तो घट के फिर से 13 आ गई। तेरा आ गई। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो वोट जो है, वो 13% दोनों इलेक्शन में रहा। हम्म, यानी वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वोट जो है, वो होल्ड करते हैं।
इस वोट का जो बड़ा हिस्सा है वो लोअर असम से, बाराक वैली से और अपर असम के कुछ इलाके जैसे होजाई वगैरह जो है, नौगांव, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, उधर से आते हैं। तो मुस्लिम पॉपुलेशंस में एक आप उसके डिफरेंट एनालिसिस हो सकते हैं, लेकिन एक झुकाव है उनकी पार्टी के लिए और उनके जिस टाइप की वो पॉलिटिक्स करते हैं उसको लेके। अब जो सवाल है कि इस चुनाव में जो इतनी चीजें हो रही हैं, तो जब आप, चूंकि 2014 के बाद हमारा देश तो काफी से बदल रहा है, 2014 के बाद बहुत ही तेजी गति से बदल गया। और उसमें पॉलिटिकल जो इलेक्शंस में जो हुआ सो हुआ, वो अलग बात है। एज ए सोसाइटी के लेवल पे भी एक डिविसिव पॉलिटिक्स जो है, एक डिफरेंसेस के जो पॉलिटिक्स है, डिविसिव भी छोड़ दीजिए, डिफरेंसेस की, कि आप हमसे अलग हैं, आप हमसे अलग हैं, ये तो हिस्टोरिकल, मतलब सब कोई पुरानी नई बात नहीं है, ये तो हर कोई व्यक्ति अलग है, चाहे वो ईश्वर अल्लाह जो भी हो, सबने सबको अलग अलग बनाया, चाहे रंग रूप कुछ भी, दो भाई भी एक समान नहीं होते हैं, तो अलग तो है ही है। बट आप हमसे अलग क्यों हैं, और ये जवाब हम आपसे पूछने लगे तो ये बड़ा ही मुश्किल वाला और बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब कहते हैं एक क्राइसिस वाला सवाल हो जाता है जी, कि आप क्यों हैं हमसे अलग। इसका जवाब दीजिए मुझे, जिसका जवाब मिलना मुश्किल है, और जवाब मिलेगा भी तो सेटिस्फाइड करना मुश्किल है। तो ये जो पॉलिटिक्स है, जिसको आप डिफरेंस की पॉलिटिक्स कहिए या डिविसिव पॉलिटिक्स कहिए, चूंकि इलेक्शंस में नंबर बहुत मैटर करते हैं, और अभी जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो डिफरेंसेस की लड़ाई है, उसमें हिंदू की पॉपुलेशन चाहे कुछ भी हो, यहाँ तो 34% मुस्लिम हैं असम में, लेकिन उसके बाद तो 66% आपके हिंदू हैं। तो वो नंबर की लड़ाई है, जब क्राइसिस है या आप एक टर्म के बाद आपको जवाब देना होता है, तो आप कोशिश करते हैं कंसोलिडेशन का। और 2014 के बाद एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ, वो क्या है कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि डिफरेंसेस तो है ही है, लेकिन उस पे बात नहीं लोग करते थे, सवाल नहीं पूछते थे। लेकिन अब उस सवाल तो पूछ ही रहे हैं, और सवाल पूछने से भी जो ज्यादा बड़ा दिक्कत हुई है, जो आने वाले समय में हमारे लिए, हमारे समाज के लिए खराब भी होगा, वो ये है कि उस सवाल की एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक पॉलिटिकल सोसाइटी, एक मतलब एक समृद्ध और विकासशील समाज के लिए उस तरीके का डिफरेंसेस को लेके सवाल करना, और उस सवाल की एक्सेप्टेबिलिटी होना, मतलब कि उस सवाल को आप लोग अचंभित नहीं करते उस सवाल पे, या उस सवाल को लोग मतलब एक आश्चर्य, जो कहते हैं ना, नहीं भाई आप ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, लोग जायज समझ रहे हैं। और वो एक निसंदेह, मतलब एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट जो मैं ये बोल सवाल रहा हूँ कि ये फ्रिंज में हो रहे थे, आज मेन स्ट्रीम हो गए हैं, मेन स्ट्रीम में हो गया, और एक्सेप्टेंस हो गई उसकी। मेन स्ट्रीम में भी होते हैं, अगर उसकी समाज में एक्सेप्टेंस नहीं होती तो चलता, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें तो वो तो हमेशा होते रहती हैं, कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन एक समाज की जो सहमति उस तरीके की चीजों को मिल जाए, तो फिर वो तो समाज, मतलब उसका क्या कहें, क्योंकि डिफरेंसेस का अंत नहीं है। डिफरेंसेस और इनइक्वालिटी दो ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। वो दूसरे इनइक्वालिटी भी आप कहेंगे नहीं, इनइक्वालिटी तो खत्म करना चाहिए, पॉलिटिकल सोसाइटी को करना चाहिए, लेकिन अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कई सारे इनइक्वालिटी है ना, तो मैं इस सेंस में कह रहा कि इनइक्वालिटी और डिफरेंसेस, लेकिन जो बेहतर समाज और बेहतर सरकार की निशानी यही है कि वो इनइक्वालिटी और इन डिफरेंसेस को ए रिड्यूस करने की कोशिश करें, और बी उसको उभारे नहीं, उसको उभार करके पॉलिटिक्स जो है वोट के लिए, मतलब कि हाँ, और जैसे कि क्या इनइक्वालिटी में ना गरीबों के लिए पॉलिटिक्स होती है, उसमें कोई बड़े, लेकिन क्या होता है ना, वो एक पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन है कि आपको नहीं मिला, हम आपको, सरकार दे या ना दे, पॉलिटिकल पार्टी जो वादा करे ना करे ये एक अलग मुद्दा है, विषय है, लेकिन हम आपको चीजें देंगे, ठीक है, या आपके लिए वो चीजें प्रोस्पेरिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो वही है, पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरीके से भी बात करते हैं। तो अभी एक्सेप्टेंस चूंकि बढ़ गई है, जिस तरीके के सवाल आजकल इलेक्शन में हो रहे हैं,
वो 10-15 साल पहले बड़ा अजीब लगते थे और लोग एग्जैक्ट। उसको नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते थे। लेकिन अभी पता नहीं लोग मान रहे हैं समाज कि हाँ, सवाल तो है। और उस परिस्थिति में किसी भी चुनाव का आकलन करना, मैं ये अपनी आपके उससे बात कर रहा हूँ, मतलब अपनी समझ से। जी। किसी भी चुनाव का आकलन करना, किसी भी मतलब इलेक्टोरल आउटकम किस दिशा में आएगा, वो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा। क्योंकि फिर वो इश्यूज़ नहीं होता। आप समाज के रुझान के आधार पे आप हम्म। एनालिसिस करना। फिर आप क्या चुनाव में फिर गवर्नेंस के इश्यू को कभी टेस्ट नहीं कर पाएँगे। गवर्नेंस तो कभी इशू रहा ही नहीं है चुनाव में, कितने साल पहले रहा है, मुझे तो याद नहीं है सर। हाँ, लेकिन 2014 के चुनाव में गवर्नेंस के इश्यू पे ही यूपीए टूट गई थी। जी। उनका जो बड़ा फेल्योर था। ये बताइए कि इस इलेक्शन में जो असम का है, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस या अनएक्सपेक्टेड बड़े-बड़े नामों का स्विच होना, कुछ अलग हो रहा है कि जैसा था वैसा ही है, बस 2 एनडीए यूपीए की टक्कर जो नॉर्मल से हम देखते हैं वही होने वाला है, या कुछ डिड एनीथिंग सरप्राइजिंग हैपन इन दिस इलेक्शन जो कि आप बता सकते हैं? देखिए 2 चीज़ हुए हैं इसमें, जो अच्छा। बदलाव हुए हैं। हुँ, हाँ, वो ये है कि कांग्रेस असम में पहली बार अलायंस कर रही है, हुँ, विधानसभा चुनावों में, ठीक है? और वो अलायंस किसके साथ कर रहे हैं? जो अभी तक वो एआईडीएफ के साथ और पीपीएफ के साथ। हुँ, न्यूमेरिकली कागज़ पे ये अलायंस बहुत ही मजबूत है, क्योंकि आप जब देखेंगे, तो इनके वोट जो 2016 में ये लोग हार गए थे, हुँ, हुँ, अपर असम में तो करीब 42% आ रहे हैं, लेकिन बाकी 2 लोअर असम और बराक वैली में जो 2 वो हैं, वो जो कंबाइंड वोट शेयर है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को क्रॉस कर जाती है, यानी मोर देन 50% है, जी, ठीक है? अब वो कागज़ पे है। अब ये ग्राउंड पे काम कितना करेगा, वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये हुँ, अनएक्सपेक्टेड मूव तो है, हुँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में, खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 2 चीज़ ज़रूर देखी जाती है, एक अर्थमेटिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। जी, तो अर्थमेटिक्स में तो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अलायंस करने के बाद। लेकिन केमिस्ट्री में चूँकि एआईडीएफ और कांग्रेस का जो एक वोट बेस है, वो अलग-अलग होता था, मतलब वो कंबाइंड होगा कि नहीं। दूसरी बात ये है कि जो बीपीएफ की जो राजनीति है, वो हमेशा एआईयूडीएफ की राजनीति से इतर रहा है, मतलब हाँ, हाँ, बोडो पीपल, इंडिजिनस ट्राइबल और जो मुस्लिम्स का जो इमिग्रेंट्स की जो बात होती है। जी, अब मुझे नहीं पता कौन कितने और कौन इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, नहीं है, मुस्लिम्स हैं, इंडिया जो भी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल नुआंस से जो बातचीत होती है उसके आधार पे मैं ये कह रहा हूँ। कि अब वो चीज़ें, वो केमिस्ट्री उनके बीच कैसे टिकती है, हुँ, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, और वही इस चुनाव के आउटकम को एक डिसाइड करेंगे। हुँ, दूसरी तरफ बीजेपी के साथ क्या हुआ, ये उनका जो एक ट्रेडिशनल पार्टनर हुआ करता था, एजेपी, वो तो जी, है अभी उनके साथ। एक नया जो पिछले इलेक्शन में बीपीएफ था उनके साथ, इस हुँ, इलेक्शन में एक नई पार्टी जो है, जो इंडिपेंडेंट जो यूपीपी ए करके आई है, हुँ, वही बोडोलैंड फ्रंट टेरिटोरियल काउंसिल की जो पार्टी है, उसके तरफ से तो बीपीएफ के साथ ना अलायंस करके यूपीपी ए के साथ बीजेपी ने अलायंस किया है। अच्छा, वो बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल के जो इलेक्शन हुए थे पिछले साल दिसंबर में, 2 हुँ, दिसंबर 2020 में, उसमें वो पार्टी ने काफ़ी, मतलब दहाई के आंकड़ा में 11-12 सीट जीती थी, और फिर बीजेपी के साथ अभी अलायंस बना के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में अपनी अभी सरकार भी चला रही है। हुँ, तो वो अब थोड़ा तो अनएक्सपेक्टेड, जिस अलायंस जो जो सवाल था आपका, तो जी, दोनों तरफ से अनएक्सपेक्टेड मूव तो हुआ है। जी। अब वो मूव कितना कारगर होगा इलेक्शन में, किस लेवल पे कारगर होगा, और कितना बहुमत के करीब या दूर उनको रखेगी, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हैं सर दोनों एनडीए और यूपीए, मतलब यूपीए कहाँ टारगेट, आपने कहा नॉर्थ असम में टारगेट कर रही है, तो क्या वो अपने मैनिफेस्टो में ऐसी क्या चीजें डाल रहे हैं ताकि थोड़े वोट स्विंग कर सके, और बीजेपी ऐसे क्या चीजें मैनिफेस्टो में डाल रही है जो अपना जो भी है जो जितने भी सीटें हैं होल्ड अपना अपने अपने पास रखे, तो स्ट्रैटेजी का क्या चल रहा है अभी, जैसे कि क्या प्रोमिसेस हो रही हैं, आप इसके बारे में कुछ
जानकारी दे सकते हैं तो। इस सवाल को थोड़ा-सा मैं स्किप करना चाहूँगा क्योंकि जी। दोनों का मैनिफेस्टो मैंने नहीं देखा है। हाँ जी। तो बिना मैनिफेस्टो देखे उस पे कमेंट करना शायद ठीक नहीं होगा मेरे लिए, मुझे जहाँ मैनिफेस्टो तक की बात नहीं है, मतलब प्रोमिसेस क्या आपको देखने को मिल रहे हैं? प्रोमिसेस की जब बात करते हैं तो? नहीं, तो मोटा-मोटी आप देखेंगे जैसे जो मुझे कैंपेन सुनने को मिला है, वो तो हुँ, 2 चीज़ें हैं। एक तो टी गार्डन एरिया में, टी ट्राइब्स एरिया में जो टी लेबर हैं, हुँ, उनके जो डेली वेजेस हैं, डेली वेज अलाउंसेस उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जी। और कांग्रेस ने भी अनाउंस किया, बीजेपी ने भी कहा है कि हम बढ़ाएँगे, तो हुँ, ठीक है, को वो अलग-अलग दाम अलग-अलग है। हुँ, दूसरी जो है, जो आप ज़्यादा देख रहे हैं, वो सीएए को लेके और फिर वो हिंदू-मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेके। यही पूरा मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब ओवर एम्फैसिस हो रहा है इन पे। हुँ, मतलब गवर्नेंस को लेके सवाल थोड़ा कम हो रहे हैं। जो बाहर के जो अभी तक मैं बाहर था, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स पढ़ के मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। अभी जी। लोकल में लोग क्या बात कर रहे हैं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। हुँ, लेकिन मोटा-मोटी ये जो एक बात है बीजेपी अपने तरफ से पूरा रख रही है, वो ये है कि हमारे सरकार में करप्शन नहीं हुआ। हुँ, मतलब करप्शन का कोई बड़ा स्कैम नहीं आया है। तो वो मतलब नॉन करप्ट गवर्नमेंट है, स्मूथली गवर्नमेंट चला रहे हैं, सेंटर और स्टेट दोनों में एक साथ गवर्नमेंट है। तो ये सब बात बीजेपी की तरफ से एक बेहतरी की एक एक पॉजिटिव वे में है, लेकिन नेगेटिव वे में भी वो रिलीजन वाला जो इश्यूज़ है, एनआरसी को लेके, लेकिन एनआरसी अभी उन्होंने बहुत जोर तर्क से नहीं उठाया है जी। इस कैंपेन में। ठीक है, उसके विपरीत जो कांग्रेस का है, जो अलायंस है, वो एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स या टी ट्राइब्स के जो डेली वेजेस बढ़ाने की बात हो रही है और हुँ, एंटी सीएए स्टैंड, मतलब कि हम क्योंकि लड़ाई ही पूरे असम की जो शुरुआती के 80 के दशक में थी, लेट 70 से जो शुरू हुई थी, वो यही थी कि कोई भी, चाहे वो हिंदू हुँ, हो या मुस्लिम्स हो, फॉरेनर नहीं रहेंगे इस लैंड जी, पे। ठीक है? उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूँ, क्योंकि ये पिछले दौरे में हम लोग गए थे, तभी हमें पता चला कि जी। क्या हुआ। मतलब यहाँ पे लोगों के पास, जो भी इंडिजिनस लोग, लैंड बहुत थे, हुँ, लैंड थे, खेती के लिए ज़मीन थी। अब वो बांग्लादेश से या जिस तरह से भी जो कम्युनिटी आते थे, मुस्लिम कम्युनिटी ने ज़्यादातर टेनेंट का काम किया। मतलब हुँ, कि किराए, मतलब ज़मीन को लेके हुँ, उसपे फसल उगाना शुरू हुआ। तो शुरू में तो इनको अच्छा लगा क्योंकि बिना काम के हाँ, इनकम मिल लेबर। जाते थे, हुँ, ज़मीन होते थे, लेबर और लेबर, वो लोग थोड़ा मतलब फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होते, लेबर को करके दोनों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, उनकी भी, फिर उन्होंने अपनी ज़मीन खरीदनी या जैसे भी हुँ, जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि आपके जी, पास पैसे आते हैं, तो आप ज़मीन, घर, गाड़ी, बंगला जो भी है, ये सब हुँ, खरीदना शुरू करते हैं। ठीक इसके विपरीत क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी और वो जो डिफरेंसेस का चीज़ें हैं कि दूसरा भी बढ़ रहा है। तो वो जो एक डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस वाला जो मामला आता है, वो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना शुरू हो गया कि जी, अरे नहीं, ये तो बाद के डेट में तो हमारे पास ही कुछ नहीं बचेगा, सारी चीज़ें उनकी नहीं। तो फिर वहाँ से जो इनसिक्योरिटी की जो भावना होती है, हुँ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली पैदा हुई और वो सारी पॉलिटिक्स अभी भी यहाँ के लोगों के ज़हन में है। जी, तो जब आप देखेंगे कि सीएए का जो मुद्दा था या एनआरसी का मुद्दा था, ये सब मतलब मोर और लेस ऐसा कोई अछूता नहीं है यहाँ पे। जी, अब ये होता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक चीज़ बहुत ध्यान देखी जाती है कि कैंपेन के दौरान आप किस मुद्दे को उभारते हैं और किस मुद्दे को दबा के रखते हैं। हुँ, क्योंकि पब्लिक मेमोरी अपनी अपनी जगह है, लेकिन जो कैंपेन के दौरान जो बज़ क्रिएट होना होता है, कई बार जो कई पार्टियाँ आप एंटी इनकम्बेंसी को काट लेती है, मतलब हुँ, कि पार कर जाती है, उसके पीछे यही है, वो आराम से ऐसे-ऐसे कुछ इश्यूज़ या ऐसे अपॉर्च्युनिटी या ऐसे प्रॉमिसेस करती हैं, जिसके वजह से लोगों का जो ध्यान है, वो उस तरीके के डिबेट में चला जाता है और एग्ज़ैक्टली। फिर वो पुरानी क्या चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, हुँ, उसमें वो ज़्यादा मशगूल नहीं हो पाते हैं। तो वो सब देखना पड़ेगा कि जी, मतलब जो हिस्टोरिकल जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक 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 माइंडसेट है, उसको लोग कैसे प्रेफ़र करते हैं, जो करंट इश्यूज़ है गवर्नेंस का या
या डेवलपमेंट का, उसको लेके लोग क्या सोचते हैं और किसको वोट देते हैं, वो थोड़ा देखना। सर देखिए, आखिरी सवाल ये है कि अगर आप जुआ लगाते, आपको जुआ लगाने का मौका मिलता, तो आप किस पे लगाते? क्या आप एनडीए पे लगाते, यूपी पे लगाते, क्या आप ड्रॉ पे लगाते कि भाई टक्कर का मुकाबला होगा और हंग बन सकता है? तो क्या लग रहा है आपको विद द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव सो फार? पहली बात तो मैं जुआ नहीं खेलता, कभी खेला नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। जी। लेकिन इसमें दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि मैं नंबर का रिस्क खेलता हूँ, ठीक है? और खासकर इलेक्टोरल नंबर का। जी। वो मैं इससे पहले भी जब 2016 के चुनाव में हुआ था, तो मैंने प्रेडिक्ट करके गया था कि एनडीए बहुमत में आ रही है असम में। लैंडस्लाइड में आएगी। बीजेपी को, हाँ, बीजेपी को अकेले मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन वो बहुमत के करीब रहेगी, लेकिन एनडीए कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी, जी। ठीक है? इस बार जो मुझे लग रहा है, और मैं नंबर का गेम तो खेलता हूँ, जो अलायंसेस हुए हैं और जो टेंडेंसी है, उस अनुसार मुझे जो लगता है कि इन ए बेस्ट पॉसिबल वे एनडीए और खासकर बीजेपी तो डेफिनेटली मेजॉरिटी क्रॉस नहीं कर रही है अकेले अपने दम पे। एनडीए शायद मेजॉरिटी से थोड़ी पीछे रह जाए। मैं वर्तमान एनडीए की बात कर रहा हूँ। जी। सरकार उनकी अलग से बन जाए, वो अलग बात है, उसमें जी। हम खींचते, पोस्ट इलेक्शन क्या-क्या होता है, उसके पॉलिटिक्स में हम नहीं जाना चाह रहे हैं। जी। और उसके पीछे मैं थोड़ा-सा एक कारण भी दे दूँ, क्योंकि ऐसे कह देना वो बड़ा आसान होता है। हाँ जी। वो ये कि जो अलायंस इधर हुए हैं बीपीएफ के, ये डीएफ के और कांग्रेस के, अगर ये अलायंस कागजों पे ना रह के ज़मीन पे उतरा, हम्म। ज़मीन पे तीनों के जो वोट एक दूसरे के ट्रांसफर हुए, तब फिर मतलब इनको ये एक क्या कहते हैं उसको, एक बहुत ही मजबूत और नज़दीकी लड़ाई में आ जाएँगे। जी। अगर ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, तब तो समझिए ढाक के 3 पात आराम से एनडीए को बहुमत मिल सकती है। जी। लेकिन चूँकि आप उसमें देखिए, लोअर असम में मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफ़ी ठीक-ठाक है। हम्म। तो अगर कांग्रेस और एआईडीएफ के वोट को भी सिर्फ जोड़ दें, तो कई बहुत ऐसे सीट हैं जहाँ पे मोर देन मेजॉरिटी क्रॉस कर जाते हैं। जी। और ये 2016 की बात मैं कर रहा हूँ। हम्म। 2016 के इलेक्शन में जब उनकी स्थिति खराब थी, हम्म। और 2019 के जो लोकसभा में एक चीज़ जो लोग गौर नहीं करते हैं, मतलब कई बार 2019 के लोकसभा में जो इंडिविजुअली बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर भी देखेंगे, हम्म। तो जो और जगह के मुकाबले कांग्रेस अन्य राज्यों के मुकाबले जहाँ पे उनकी वोट शेयर डिक्लाइन नहीं की है और वो चीज़ें की है, 19 में थोड़ा उनका वोट बढ़ा है, पहली हम्म। बात। दूसरी बात ये है कि उनका बीजेपी से थोड़ा ज़्यादा वोट था। हम्म। हालाँकि बीजेपी का एजेपी के साथ अलायंस था, तो इसलिए भी वो छोड़ दीजिए। लेकिन लबो-लुआब कहानी का ये है कि वोट शेयर के मामले में दोनों नेक टू नेक थे, जी। आस-पास थे, आस-पास थे। बस एडिशनल 3-4% की स्विंग की ज़रूरत है। हम्म। और जो भी स्विंग करवा लेगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 2019 जो नेशनल इलेक्शन वर्सेस स्टेट इलेक्शन की बात होती है, तो अगर मोदी का जलवा था, तो इस वजह से भी हो सकता है, और उसमें हम्म। कई और राज्यों में भी देखेंगे तो नेशनल इलेक्शंस की तुलना में स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के अलग वोट ही थे। गिरते हैं, हाँ जी। गिरते हैं। तो एक्सेप्ट त्रिपुरा या कुछ और छोटे-छोटे स्टेट को हटा दिया जाए, तो बड़े जी। स्टेट में तो ऑलमोस्ट गिरते हैं। जी। तब वो गिरता है, अगर गिरता है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन लेकिन अ, कांग्रेस के लिए या उस अलायंस के लिए एक बहुत ललक हो गई है लोगों में, हम्म। ऐसा तो अभी नहीं दिखने को मिला है। जी। ये भी हो सकता है कि इनको सिर्फ़ 5 साल ही मिला है। तो हम्म। मोटा-मोटी जो आपका जो सवाल है उसको एक लाइन में अगर जवाब दें, तो ये मुझे आज के दौर में ये हंग असेंबली की तरफ जाता हुआ जी। दिखता है। पोस्ट पोल में क्या होता है या अगले 15 दिन में क्या गेम यहाँ से पलटते हैं, ये 15 जो भी दिन हो बाद सर, मालूम चलेगा। छोटी पार्टियों की तो मौज हो जाएगी अगर हंग हो जाएगा तो।
एक्सेलेंट पॉडकास्ट, एक्सेलेंट एपिसोड सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने इतना नॉलेज दिया, स्पेशली ऑन ए स्टेट जहां मतलब जिसका अटेंशन ज्यादा लोगों को नहीं मिलता है और ज्यादा जानकारी नहीं होती है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के पॉलिटिक्स के बारे में। इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने यहाँ टाइम दिया। थैंक यू सो मच आपको भी। दो चीज़ों के लिए, एक तो आपने मतलब कि साउथ में रह के नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में रुचि रख रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा बोलने के लिए। नॉलेज की बात तो है नहीं, कोई भी घूमेगा तो उसको थोड़ा बहुत जानकारी तो हो ही जाती है, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो थोड़ी बहुत जानकारी जी रख रहा हूँ। दूसरी बात ये कि एक तरीके से मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि शायद आप रीजनल लैंग्वेज में करते हैं अपना पॉडकास्ट, और इंग्लिश में भी करते हैं, ताकि जो आपके जो लोकल ऑडियंस है उनको सहूलियतें हों। लेकिन मैं हिंदी में बातचीत कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं अगर उनमें से किसी को भी दिक्कत हो रही है वो लैंग्वेज और सबके लिए, तो मैं वो सबसे माफ़ी माँगूँगा। लेकिन अपनी लैंग्वेज की जो कहते हैं मजबूरी है, या जिस तरीके सर, से मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने तेलुगु में करा हूँ, हिंदी में करा हूँ, इंग्लिश में करा हूँ, ज्यादातर तो इंग्लिश में ही करा हूँ, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज का क्या है सर, नॉलेज की बात है और इन्फॉर्मेशन की बात है और कॉन्वर्जेशन की बात है। कॉन्वर्जेशन तो हर लैंग्वेज में होना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हिंदी के लिए माफी, क्योंकि मेरी तो बहुत साउथ इंडियन झलकती है मेरी हिंदी में। अगले एपिसोड में मिलते हैं। Until we see you next time, folks, with another episode on this podcast. Stay tuned, subscribe, like, share. Till we see you next time. Bye, everyone.